मान लीजिए आप आईपीएस बन गए, तो राजस्थान के आदमी हैं, राजस्थान में तो आजकल आरक्षण रेल की पटरियों से मिलता है। अब आप आईपीएस बन गए और आपसे बात करके लग भी रहे कि आप पितृसत्ता के समर्थक नहीं हैं, बहुत ही जेंडर सेंसिटिव आदमी हैं। अक्खा तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी सर। अक्खा तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहां पर जाके रोक सके उनको। जी सर। तो मान लीजिए आप जिले के एसपी हैं और आपको पता लगा कि आपके जिले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अक्खा तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले हैं, एक ही स्थान पे होने वाले हैं। पूरे जिले को पता है, हर बार पता होता है, आपको भी पता है। पिछला एसपी पितृसत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ, आराम सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूँगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे, तो सर मैं उनकी हेल्प लूँगा। और तीसरी चीज़ है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहाँ पर जो बुद्धिजीवी होंगे, सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊँगा कि ये सब गलत है। और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनको एक एक मैसेज जाएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। चलिए, एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों पर रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप जिले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुंचे अपने दल बदल के साथ, वहां पर दल बल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करने ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में, जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, खत्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते उसको सजा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है, और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से, तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहां पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है, क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है। संविधान के लिए जनता है, ना कि जनता के लिए संविधान। सर अगर संविधान रवि, आपके इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से जो जानकारी मैं ले पा रहा हूँ वो ये कि आप एक कम जोत वाले ही किसान हैं आमतौर पर, केवल 50,000 रुपये वार्षिक आपने आय लिखी है, और बड़े पैमाने पर खेती का फेमिनाइजेशन पूरी दुनिया में हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी माताजी भी इस खेती में सहायता करती ही होंगी। फिर आपने इस राशि को केवल पिता की आय क्यों बताया है, माताजी की आय को क्यों नहीं शामिल किया? सर ये गलती तो हुई है मुझसे कि मम्मी का भी बहुत योगदान रहता है खेती में, और मैं लिख नहीं पाया सर। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा कई आवेदनकर्ताओं से होता है।
मैं एक ईमानदार आकलन चाहता हूँ कि ऐसा करते समय हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में क्या चल रहा होता है। हम क्यों अक्सर अपने परिवार की स्त्रियों के महत्व को, ऐसा नहीं कि हमारी मंशा ऐसी होती है, लेकिन हम अक्सर दर्ज करने में चूक जाते हैं। क्या हमारे अंदर एक पितृसत्ता होती है? बिल्कुल सर, अगर ईमानदार मूल्यांकन करें तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हम सभी सर पितृसत्तात्मक ढांचे के अंदर जकड़े हुए हैं और इससे 100% मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि महिलाओं की जो कार्य है उसे सर हम जीडीपी के अंदर भी नहीं आंकते हैं। जो भी वो घरेलू कार्य करती है या कृषि में योगदान करती है उसे जीडीपी कैलकुलेशन में भी नहीं आंका जाता है। और जो घर की आय होती है वो भी सामान्यतः किसान परिवार के लिए पिता की आय होती है सर, ये मुख्य कारण। ठीक बात है। सरदार पटेल की मूर्ति की बात हो रही थी। हमारे देश में सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है, अच्छी बात है। एक अन्य भारतीय और दरअसल एक गुजराती, महात्मा गांधी की मूर्ति हाल के कुछ समय में एक अफ्रीकी देश में गिराई जा रही है। वहाँ एक पूरा घाना में, अगर आपको याद हो, कि गांधी मस्ट फॉल करके एक पूरा आंदोलन चला और अंततः मूर्ति हटा दी गई। क्यों गांधी जी की मूर्ति से घाना के लोगों को आपत्ति थी और वे, आपको क्या लगता है क्या ये आपत्ति सही थी? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं पढ़ूंगा जाके। चलिए, कोई बात नहीं। दिया था सर। लेकिन आपको लगता नहीं आपका फॉल बैक प्लान क्या है? अगर नहीं होता है आपका सिविल सर्विसेज में चयन, तो फिर आप क्या करेंगे? सर, मैं अगर सिविल सर्विसेज में पूरी मेहनत के बाद अगर चयन नहीं होता है तो सर मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहूँगा। जैसे मैं किसानों के लिए कुछ एनजीओ खोलना चाहूँगा, या फिर अगर सरकार कोई लोन देती है तो मैं एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पूल बैंकिंग खोलना चाहूँगा सर। आपको नहीं लगता है आपके पिताजी एक खेतिहर हैं, सालाना आमदनी 50,000 के आसपास ही है? जी सर। तो आपका ये कर्तव्य बनता था कि फाइनेंशियली आप फादर को सपोर्ट करें। आप बड़े हो गए हैं और इस मृग मरीचिका में आप पड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो? सर वैसे मुझे खुद पर इतना विश्वास तो है कि सर मैं अगर इस प्रयास में नहीं होता है तो मैं दो अगले प्रयासों में इसको कर लूँगा। अगर नहीं होता तो सर जो भी कृषि के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो रहे हैं उसमें सरकार अनेक रियायतें देती है सर, और छोटे किसानों के लिए भी अनेक अवसर हैं, जैसे सूक्ष्म सिंचाई, लघु सिंचाई, या फिर अन्य जैसे पुलिंग है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके स्तर पर मैं प्रयास करूँगा सर। आपको लगता नहीं है कि आपका सपना जो है वो बहुत ही वैरिड है, मतलब पेंडुलम की तरह है? एक तरफ आप अपने को सिविल सर्वेंट के रूप में इमेजिन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक आप आम खेतिहर के रूप में अपने को इमेजिन कर रहे हैं। ये कैसे आप सामंजस्य रखते हैं इस दो प्रोफेशन में? सर सामंजस्य ये है कि जो सिविल सेवा है वो अत्यंत विविधता वाली सेवा है, तो इसमें सर किसानों का कल्याण भी शामिल है। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मेरा जो जो दूसरा लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर सिविल सर्विस में जाने का मौका नहीं मिलता है तो सर दूसरे बैकअप प्लान के रूप में मैं ये। शुरू में आपने एक वाक्य बोला कि मैं वहाँ था, फिर मेरे घर वालों ने मुझे IAS बनने के लिए भेजा। इस वाक्य से आप वीडियो में देखिएगा, इस वाक्य से लग रहा है कि पपेट की तरह बात कर रहे हैं कि मेरे घर वालों ने भेजा मुझे। ज़्यादा अच्छा क्या उसका था कि जब मैंने ऐसा रुझान दिखाया कि मैं सिविल सेवक बनना चाहता हूँ तो मेरे घर वालों ने मेरा समर्थन किया और मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया, जी सर, पढ़ने का मौका दिया। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, जब पूछा गया कि आपका बैकअप प्लान क्या है, तो ये ठीक है कि आपको मान लेना चाहिए कि ये संभव है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, इम्पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन जितना जल्दी आप मान लेना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं खेती करूँगा, ऐसा लग रहा है कि अब ये मानने को बहुत बेकरार हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जी सर। तो कम से कम 1-2 बार इफ्स एंड बट्स रहा कि सर मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है, मुझे लगता है हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर नहीं होता है तो फिर मैं इस विकल्प पे जाऊँगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर तुरंत जंप मत करो, थोड़ा सा रुक के। बैकअप प्लान में जिस तरह से आपने बताया खेती वाला ना, बुरा नहीं है, लेकिन जब आप इतना पढ़ने के बाद खेती की बात करें तो फिर खेती में कुछ नयापन दिखना चाहिए। जैसे आप कहेंगे सर कृषि को लेकर मेरे कुछ प्लान्स है, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ, स्मार्ट फार्मिंग करना चाहता हूँ, मैंने ये स्टडीज़ की हैं, इस तरह के बीज हैं, इस तरह के इसके मार्केट्स हैं, तो अगर मैं खेती में भी जाऊँगा तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, कुछ इनोवेटिव तरीके से फार्मिंग करूँगा और 2-4 वाक्य आप उससे बोल दें। या और भी तरीके, 1000 तरीके, स्टार्टअप कह सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ उद्यम कर रहे हैं, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। और खेती बोले तो कुछ नयापन दिखना चाहिए। इसलिए सर का सवाल ये है कि एक तरफ आप IAS बनना चाह रहे हैं, एक तरफ खेती करना चाह रहे हैं, और ड्रीम्स में इतना पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं
कैसे सामंजस्य करेंगे। जी तो लगना चाहिए कि एक ही व्यक्ति की दो बातों में लिंक बना हुआ, रिदम बनी हुई है। बाकी करंट अफेयर्स में पाक का MFN वाला आपको नहीं पता था, ये तो मतलब माफ़ी योग्य मामला नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। तो करंट अफेयर्स को ठीक से देखते रहिए। बाकी तो सबसे अच्छी बात क्या लगी, जैसे ही आप फंसे एक मामले में, सर ने कहा कि आपने पूरी इनकम, फादर की इनकम क्यों बताई, मदर की क्यों नहीं बताई। तो सबसे अच्छा क्या था कि तुरंत माफ़ी मांग ली। जहाँ लग जाए कि यहाँ बचने का स्कोप नहीं है, वहाँ सबसे अच्छा तरीका माफ़ी मांगिए, ताकि वो बात वहीं ख़त्म हो जाए। आपने कहा हाँ सर मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा होते क्या हुआ, नंबर से मन से माफ़ कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और कोई वजह नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही IAS ना बने। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगा, 2 बार आपने जब नागा लड़की से रिश्तों की बात की, आपने 2 बार कहा जो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ वर्ड की जगह अंडरस्टैंडिंग अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वो जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा है जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं।